आज की बहस बेहद बड़ी है क्योंकि ममता बनर्जी का ये नया बयान साधारण किसी भी मायने में नहीं है। ये सीधा सीधा केंद्र की सत्ता को चुनौती उनके द्वारा दी गई है। जी हां, पश्चिम बंगाल की सियासत से उठी आवाज अब सीधे दिल्ली की कुर्सी को टारगेट कर रही है। ममता बनर्जी ने अब चुनाव प्रचार के दौरान खुले मंच से ऐलान कर दिया कि 2026 में मोदी सरकार गिर जाएगी और हम दिल्ली को टारगेट करेंगे। यानी लड़ाई अब सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रही। अगर ममता बनर्जी के बयान को आधार बनाए तो अब सीधा निशाना उनका दिल्ली पर है। ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह को भी चुनौती दी। चुनौती देते हुए यह तक कह दिया कि तैयार रहिए, अब बारी दिल्ली की है। अब जरा समझिए इस बयान के मायने। क्या यह सिर्फ चुनावी जोश है या फिर 2026 के बाद राष्ट्रीय राजनीति बदलने का दावा है? क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी ने दिल्ली की सत्ता पर नजरें गड़ाई हों और चुनौतियां दी हों। इससे पहले भी वो कह चुकी हैं कि बीजेपी का अंत तय है और दिल्ली की सत्ता बदलेगी और तमाम चीजें। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही अब यहां खड़ा हो गया है कि अगर ममता ने बंगाल में वापसी कर भी ली तो क्या वो केंद्र की सरकार गिरा सकती हैं या ये सिर्फ कार्यकर्ताओं में जोश भरने की रणनीति है? खैर, उधर सियासी तस्वीर भी बदल रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी लगातार चुनावी तैयारी में जुटी है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी खुद को राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर पेश कर रही हैं क्या? अब आते हैं जवाब तो चाहिए किस सवालों पर, और आज इन सवालों को हम आधार बनाएंगे। सवाल सीधा और बहुत स्पष्ट है इन बयानों के हिसाब से अगर देखें। क्या यह बयान 2026 के बंगाल चुनाव से बड़ा खेल है क्या कोई? दूसरा सवाल, ममता बनर्जी खुद को विपक्ष का चेहरा बनाना चाहती हैं क्या? क्योंकि इस प्रकार के बयान उनके लगातार आ रहे हैं। राज्य की लड़ाई को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश है क्या? क्या वाकई 2026 में दिल्ली की सत्ता बदल सकती? क्या इसकी थोड़ी सी भी संभावनाएं हैं? और क्या ममता बनर्जी में मादा है? आज इसकी भी बात होगी। क्या समीकरण बन बिगड़ सकते हैं? क्योंकि अभी यहां वापसी मुश्किल नजर आ रही है और वहां सरकार उखाड़ने की बात, ये कॉन्फिडेंस है क्या ओवर कॉन्फिडेंस? देखिए, हमें ये समझना होगा क्योंकि लोकतंत्र में सरकारें बयान से नहीं जनादेश से बनती हैं और गिरती हैं। लेकिन जब ममता बनर्जी की कद का कोई नेता सीधे दिल्ली टारगेट की बात करे तो समझिए राजनीति अब अगले स्तर पर, नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है पश्चिम बंगाल की। आज की बहस में हम पूछेंगे, क्या ममता का यह दावा हकीकत है या हाइप क्रिएट किया जा रहा है? क्या विपक्ष एकजुट हो रहा है? और क्या 2026 दिल्ली की राजनीति का टर्निंग पॉइंट बन सकता है? क्योंकि सवाल बहुत है और जवाब तो चाहिए, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं। 2 3 4 बीजेपी विदाय आबार 1 2 3 4 तृणमूल जितबे आबार 1 2 3 4 बीजेपी के विदाय एबार বাংলা থেকে বিদায় দিয়ে দিল্লিতে বিদায় দেব। এই সরকার থাকবে না, দিল্লির সরকার থাকবে না, বিজেপি সরকার থাকবে না, বিজেপি সরকার থাকবে না, বিজেপি টিকবে না। মানুষের এত অত্যাচার করে কেউ দেশকে শেষ করে দিলে মানুষ সেটা ক্ষমা করে না। चूंकि बंगाल के अंदर चुनाव कांग्रेस भी लड़ेगी, इसलिए ममता जी कांग्रेस के खिलाफ इस तरीके की बात कर रही है। इलेक्शन कमीशन में कांग्रेस पार्टी अलहदा प्रोटेस्ट करे या वो अलहदा करे, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? अगर सारा विपक्ष इकट्ठा होकर भी इलेक्शन कमीशन के पास प्रोटेस्ट करने जाए तब भी कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। ममता बनर्जी से मैं कहना चाहूँगा, आपकी हम बहुत इज्जत करते हैं, ज़मीन पे जनता के बीच रह के हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। हताशा है, निराशा है ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी ने पिछले चुनाव में जो कहा था खेला होबे, और खेला होबे के नाम पे जो हिंसा का तांडव पश्चिम बंगाल की सड़कों पे फैला था, तब तो चुनाव के बाद फैला था, अभी चुनाव के पहले हिंसा का तांडव फैल रहा है। और ममता बनर्जी, उनके बारे में हमने नहीं कहा है, पश्चिम बंगाल के उच्च न्यायालय ने, कलकत्ता बेंच ने कहा है दैट देयर इज नो रूल ऑफ लॉ इन वेस्ट बंगाल। लॉलेसनेस है, एनार्की है। ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस का दूसरा नाम है
हिंसा, अन्याय, अत्याचार। वो तो मोदी जी बता दिया ना ब्रिगेड में। मोदी जी जब बता दिया, हम लोग का दूसरा बात बोलने का कुछ है? मैं एक बात एडिशनल किया, जितना भी फर्जी मामला बीजेपी का खिलाफ हुआ सब पहले कैबिनेट में हम लोग उठा लेगा, और जितना लोग जेल में जा गया उसका 5,000 रुपया करके महीने में संग्रामी भाता देने का काम बीजेपी सरकार करेगा। जन की सरकार बनाए, जहां विश्वास के साथ आगे बढ़ा जाए, जहां विकास के काम होने चाहिए। इस बार सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बंगाल की जनता ने पूरा निश्चय किया है। आप देख रहे हैं जो हुजूम है, जो उत्साह है लोगों में, वो बार बार बता रहा है कि ममता बाहर और इस बार मोदी सरकार बिल्कुल करेगा। और ये केवल बंगाल की रक्षा का मुद्दा नहीं है, पूरे देश की रक्षा का मुद्दा है। पश्चिम बंगाल में कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। आप लोग देख रहे हैं कितना सारा सेंट्रल फोर्सेस पश्चिम बंगाल में आए हुए हैं, लेकिन अगर खुद ममता बनर्जी बार बार मंच में उठ के ऐसा भाषण देंगे, ऐसा धमकी देंगे, महिला लोगों को ऐसा ही बोलेंगे कि आप लोग कोई किसी को देखो तो आप लोग घर से आप हाथा खुंती लेकर निकल जाओ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जनता के ऊपर भरोसा उसका चला गया है, जनता के ऊपर विश्वास उसका चला गया है। मुख्यमंत्री धीरे धीरे अपना स्टांस बदल रहे हैं। बहुत सारे क्रिकेटर ऐसा होते जो पहले शुरू से ही छक्का मारना शुरू करते, बाद में बीच में थोड़ा धीरे से बैटिंग करता है। तो अभी मुख्यमंत्री ने सोच लिया, ये जो पिच पे वो खेलने के लिए उतर गए थे, पिच स्वाभाविक नहीं है, इसमें ज्यादा बाउंस है और ज्यादा टर्न है, इसलिए ममता बनर्जी भी टर्न ले रही है। अब इस बार ममता बनर्जी की स्थिति ठीक नहीं है। अब पश्चिम बंगाल की जनता भी एनडीए पर, भारतीय जनता पार्टी पर और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास की है। इस बार यहाँ पर परिवर्तन की लहर है, निश्चित रूप से एनडीए को सफलता मिलेगी। आपने पूरा मामला समझ लिया। प्रतिक्रियाएं हमने आपको तमाम नेताओं की दिखा दी। अलग अलग विषयों पर भी लोगों ने बात की, विषय पर भी लोगों ने बात की। पैनल में कौन कौन से लोग कनेक्ट हो गए हैं, पहले एक बार आपका परिचय करा देते हैं, फिर हम जो है बातचीत को आगे भी बढ़ाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि राधिका भट्टाचार्य भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, मोहम्मद तौसीफ रजा टीएमसी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं और संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम सभी का स्वागत करते हुए बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच, प्रचार प्रसार के बीच ममता बनर्जी ने केंद्र की सत्ता को चुनौती दे दी है कि चुनाव के बाद अगला नंबर आपका है, केंद्र सरकार हमारी टारगेट पे है और हम जो है सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे मोदी सरकार को। आज हम इसी की बात करेंगे। पूरा पैनल मैं पहले इंट्रोड्यूस करवा चुका हूं, बिना किसी देरी के मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। राधिका भट्टाचार्य जी हमारे साथ हैं। राधिका जी, टीएमसी की नेता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इस चुनौती को कितनी गंभीरता से बीजेपी वाले ले रहे हैं? उनका सीधा कहना है कि 2026 में ही वो मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगी आफ्टर दिस इलेक्शन। राधिका जी, सब जानते हैं कि ममता जी बड़े डायलॉग्स की बड़ी माहिर है। हम इसे बिल्कुल मजाक सोच के हम हंस पड़ते हैं, क्योंकि ये सिर्फ राजनीतिक कल्पना और ये फ्रस्ट्रेशन का एक प्रदर्शन है। देश की जनता ने तो नरेंद्र भाई मोदी को 2014 से 2019 में जबरदस्त उन्होंने बहुमत दिया है, और 2024 में अगर कहे तो में भी एनडीए को स्ट्रॉन्ग मैंडेट मिला है, ट्रेंड और ग्राउंड सपोर्ट भी क्लियर है। तो भारत की राजनीति अब स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस लीडरशिप को वोट देता है, और ना ये टुकड़े अलायंसेस को सपने देखना ममता जी के लिए अलग बात है, लेकिन देश की जो जनता है वो ग्राउंड रियलिटी पे वोट करती है। और ये जो बातें हैं ना, डायलॉग दिल्ली को टारगेट करेंगे, हाँ क्या, और ऐसी डायलॉग्स धमकियां देती रहती हैं वो, उसे भी हम मजाक मानते हैं। क्योंकि क्या मैं पूछना चाहती हूँ, क्या एक मुख्यमंत्री, किसी स्टेट की मुख्यमंत्री का काम है अपना राज्य को विकास की ओर ले जाना या दिल्ली को टारगेट करना? ये भाषा मैं बस खत्म कर दूं जी। ये जो भाषा है ना, लोकतंत्र के खिलाफ है और अस्वीकार योग्य है ये। और दिल्ली किसी पार्टी की
किसी भी पार्टी की जागीर नहीं, पूरे ओके, देश की ओके, एक बार मैम ये राजनीति ओपनिंग नहीं, रिमार्क सिर्फ पॉलिटिकल एग्रेशन और हेडलाइंस ओके के मैम। स्टेटमेंट्स के है। ठीक है, ये हाइप क्रिएट करने जैसा लग भी रहा है। हमारे साथ जो अन्य पैनलिस्ट हैं एक बार उनका भी ओपनिंग रिमार्क ले लें। टीएमसी का पक्ष रखने के लिए मोहम्मद तौसीफ रजा है हमारे साथ। तौसीफ जी, अभी तो खुद को बचाने की चुनौती है आप लोगों के सामने, खुद की कुर्सी पहले बचा लीजिए वो चुनौती है, और इस चुनौती के बीच में मोदी जी को चुनौती, केंद्र की सत्ता को चुनौती, ये किस प्रकार का हाइप क्रिएट किया जा रहा है, उसकी आवश्यकता क्या है मौजूदा समय में? देखिए, मैं आपको बता दूं 2021 के इलेक्शन में भी हमने भारतीय जनता पार्टी को बंगाल की जनता मुंहतोड़ जवाब दी थी, और 2026 में भी ममता बनर्जी के पक्ष में बंगाल की जनता, बंगाल की आवाम वो 5 मई का इंतजार कर रही है। और वो 2 फेज का जो इलेक्शन है 23 और 29, ये दोनों फेज के इलेक्शन में आपको खुद नजर आ जाएगा बंगाल की जनता ममता बनर्जी को किस हद तक पसंद करती है। और 5 मई को जब रिजल्ट होगा तब आपको ये भी पता चल जाएगा बंगाल के लोग ममता बनर्जी को काम के आधार पे पसंद करते हैं। और हिंसा की रही बात, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में लगातार हमेशा हिंसा की राजनीति की आरोप हमेशा लगते हुए आती है। ये हिंदू मुस्लिम जाति धर्म के आधार पे पोलराइज करते हैं और हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी यूनिटी को खत्म करने की कोशिश करते हैं, हिंदुस्तान की एकता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पे हमेशा लगते हुए आया है, ये कोई नई बात नहीं है। और ममता बनर्जी ने जो बात कहा है, ये 26 का इलेक्शन, ये बंगाल के इलेक्शन तो छोड़ दीजिए, ये इलेक्शन तो ममता बनर्जी के तमाम लोग, बंगाल की जनता, 10 करोड़ जनता बंगाल में वो दिन का इंतजार कर रही है जो दिन बंगाल के तमाम लोगों को महंगाई से और गैस से मारा गया था, और नोटबंदी में लाइन लगाकर काला धन की बात कहकर उन लोगों को लाइन लगा के तौसीफ रजा जी, ये ठीक हो गया आपका। मैं ये कह रहा हूं कि ये 2026 के विधानसभा चुनाव में पहले जीत लीजिए, उसके बाद में आप मोदी जी को सत्ता से बेदखल करने की इस प्रकार की बातों की क्या आवश्यकता है? आपने सारी बातें कर दी, गलत तारीखें भी आपने बता दी, काउंटिंग 4 को नहीं, आप 5 तारीख बता रहे हो। 2025 में आप ना जाने कौन सा चुनाव जीते हो, चुनाव लोकसभा चुनाव का 2024 में हुआ है, आपने कहा मैं 25 में हमने हराया, 25 में नहीं, 2026 नहीं, आपने से पहले 2025 बोला था, फैक्ट्स तो पता नहीं आपको। ठीक है, आप रुकिए। अब ऐसा संदीप जी भी हैं। संदीप जी, किस प्रकार से देखा जाए ममता बनर्जी के इस बयान को? सीरियसली लेने जैसा तो लग नहीं रहा, लेकिन क्या आपको लगता है कहीं कोई गुंजाइश, क्या कोई ऐसा गणित है जिसके आधार पर ममता बनर्जी इस प्रकार की बात कर रही हैं, या किस प्रकार से देखें? इन शॉर्ट में आप वही समझा दीजिए सर हमें। देखिए आशीष जी, मैंने कल भी आपकी डिबेट में आपको कहा था कि ये पूरा चुनावी मोड है। चुनावी मोड में नेता अपने कार्यकर्ताओं के बीच में उनको बूस्ट करने के लिए, उनको एनर्जी देने के लिए, उनका जो लेवल है उसको अप करने के लिए कुछ भी एनर्जी उनके अंदर जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो उसी कड़ी में ममता बनर्जी अपने लोगों को ये दिखाना चाहती है कि ममता बंगाल के अंदर तो मजबूत है ही, हम जिस दिन चाहेंगे, जब चाहेंगे, हम दिल्ली की सरकार को हिला देंगे। तो ये चीजें दोनों तरफ से, उधर बीजेपी भी बकस नहीं रही है किसी भी तरीके से। आपने रेखा गुप्ता को सुना होगा कि अब की बार मोदी सरकार, ममता बनर्जी बंगाल से बाहर। तो ये चीजें दोनों तरफ से आपको देखने को मिलेगी। हालांकि रोड मैप किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि ममता लगातार बंगाल जीतती चली आ रही है और केंद्र में बीजेपी लगातार जीतती चली आ रही है। नहीं तो क्या ये राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा का कोई संकेत ना माना जाए, क्योंकि कई बार उनके बयान आ चुके हैं? देखिए, मुझे लगता है ये इसका फिलहाल सीरियस राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी दिल्ली की राजनीति करने के बाद बंगाल गई है और मोदी जी गुजरात की राजनीति, मतलब प्रदेश की राजनीति करके दिल्ली में आए हैं। तो दोनों नेता पहुंचे हुए नेता हैं। अब देखिए किसके तर्कस में कौन से तीर है। अभी हमें ऐसी बहुत चीजें देखने को मिलेंगी जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा। ओके, अच्छा राधिका जी, तौसीफ अभी बोल रहे थे कि हिंदू मुसलमान बीजेपी करती है तमाम बातें। उर्दू में मैनिफेस्टो तो अभी टीएमसी ने जारी किया है, ये किस प्रकार का संदेश देने की कोशिश हो रही है और ये आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं? क्या जवाब है आपका राधिका भट्टाचार्य जी? जवाब में मैं ये कहूंगी कि टीएमसी बंगाल चला रहे पिछले 15 साल से, पर ये नहीं समझते हैं कि हमारे जो बंगाली मुसलमान है वो बंगाली है।
हम एक भाषा बोलते हैं, कल्चरली हम एक है, एक समान है। तो ये उर्दू लाके वो बंगाली मुसलमानों का दिल तोड़ रहे हैं। ये इसका जो नेगेटिव इफेक्ट होगा ये वो समझ जाएंगे निर्वाचन के बाद। ये जो फिरहाद हकीम जी ये जो बिहार का जो कल्चर है वो बंगाल में लाना चाह रहे हैं। यूपी में उर्दू बोली जाती है, बिहार के मुसलमान उर्दू बोलते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता ये क्या करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बंगाली और मैं बंगाली, जब मैं कौम की बात कर रही हूँ, मैं हिंदू मुसलमान दोनों की बात कर रही हूँ, हम लोग बंगाली बोलते हैं, हमसे हिंदी बोला नहीं जाता, आप हमें उर्दू बता रहे हैं। तो ये सारे गिमिक्स है, ये सारे फेल होनी है। और दूसरी बात, मैं ममता बनर्जी जी को मैं दोनों हाथ जोड़ के ये कह रही हूँ, पहले तो आप आपका बंगाल संभाले, क्योंकि ममता बनर्जी जी को कहना है कि बंगाल का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उस पे तो आप जवाब दे, पहले तो अपना घर संभाले। और जो शीशे के घर में रहते दूसरों के ऊपर किस तरीके का पत्थर फेंक रहे हैं। और ये जो पोस्ट पोल वायलेंस है, ये जो करप्शन है, ये जो स्कैम्स है, ये सारी बातें, SCS कोल है, कैटल है, कहाँ शुरू करूं और कहाँ मैं इसका अंत करूं। ये ना ये राज्य और ये पूरे सारे बातों ने राज्य की छवि किस तरीके से खराब की है। आज अब जब जनता जाता है पोलिंग के लिए, तब वो ये सब याद रख के अपना बटन दबाता है। राधिका जी, इस बार ममता बनर्जी इतनी फ्रस्ट्रेट क्यों दिखाई दे रही हैं? इससे पहले तो नहीं दिखाई दी इतनी फ्रस्ट्रेट। पिछले चुनाव में खेला होबो, तमाम बातें की, उनकी सरकार भी बन गई। इस बार बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट और बहुत ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट मैम? बिकॉज वो जान गई है कि इस बार बीजेपी बहुत संजीदगी से इस निर्वाचन की ओर जा रहे हैं। और हम लोगों ने ये ठान लिया है कि बंगाल हमारे देश का एक अहम हिस्सा है। और बंगाल जो अभी मेरे ख्याल में 50 साल पीछे दूसरे राज्यों से, हमें बंगाल को लाना है आगे। बंगाल में आप देखिए, हम लोग बंगाली हैं, हम में टैलेंट आप देखिए, हम गाते हैं, नाचते हैं, लिटरेचर में हम दिलचस्पी रखते हैं, हम सब एजुकेशन में मानते हैं। अंग्रेज हमारे पास इसलिए आए थे क्योंकि हम में टैलेंट देखा था। हमारी जमीन देखिए, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। आप कभी पंजाब मेल से आए बंगाल की ओर, जब 5 बजे हावड़ा बंगाल में जाएगी ना ट्रेन, अंदर आती है और बाहर सूर्य उठता है, आप देखिए बंगाल की खूबसूरती। तो ये ममता जी बहुत ही डरी हुई है, क्योंकि अमित भाई ने कहा है कि इस बार जो आपने शुरू किया था एक बिल्कुल बकवास डायलॉग खेला होबे, क्योंकि लोग अपने लोगों के साथ खेलते नहीं। ममता बनर्जी ने तो ये भी कह दिया है कि अमित शाह 15 दिन रहे चाहे 45 दिन रहे, कुछ फायदा मिलने वाला है नहीं बीजेपी को। और ये चीजें बहुत स्पष्ट हैं कि वो सरकार फिर से बनाने जा रहे हैं, बीजेपी फिर खाली हाथ ही लौटेगी। ये अपने जीत को लेकर बड़े आश्वस्त हैं टीएमसी वाले। उनको पता है कि एक खास वोट बैंक है उनके पास, जो एक तरफा गिरता है फिर गिरेगा और फिर वो जीतेंगे। और शायद इसी को खुश करने के लिए तौसीफ जी की पार्टी जो है उर्दू में मैनिफेस्टो जारी कर रही है ना तौसीफ जी? तौसीफ जी खुद बताएंगे उर्दू से बंगाल का क्या मायने। ठीक है, तौसीफ जी बताइए भाई, उर्दू में आप लोगों ने जो मैनिफेस्टो जारी किया, बीजेपी सीधे करिए, मुसलमानों को खुश करने का प्रोपेगेंडा, इसके अलावा कुछ है नहीं। और आप लोग उसको सांस्कृतिक पहचान अगर बता रहे हैं, तो उर्दू कब से हो गई पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक पहचान, ये भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को। माइनॉरिटी इलाका है, वहाँ के लोग कुछ जगह पे जहाँ पर उर्दू लोग कल्चर है वो उर्दू पढ़ते हैं, क्योंकि वो उर्दू से ही उन लोगों का उर्दू स्कूल से ही तालीम ली गई है, जिसके वजह से कुछ लोगों को मैनिफेस्टो उर्दू में ही बताया जा सकता है। और दूसरा चीज, ये जो कह रहे हैं बंगाली की बात है, बंगाली की कल्चर की बात है, मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आपके सेंट्रल कलकत्ता में 14 सीट है, 15 सीट है, ठीक है, 7 साउथ कलकत्ता, 7 नॉर्थ कलकत्ता। आप मुझे बताइए आपके पास बंगाली कैंडिडेट कितने थे कि आपने बंगाली कैंडिडेट दिया? आप बात कर रहे हैं फिरहाद हकीम की, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके पास क्या बंगाली कैंडिडेट बंगाल के लोग खत्म हो चुके थे, जो आपने पूरे हिंदी भाषाभाषी कल्चर्स में हिंदी भाषाभाषी कैंडिडेट को साउथ कलकत्ता नॉर्थ कलकत्ता में कैंडिडेट बढ़ाया? आप बताइए कितने कैंडिडेट आपने साउथ कलकत्ता नॉर्थ कलकत्ता में बंगाली दिया है? मुझे ये बात राधिका जी से जानना है, पहली तो बात ये है। और जो लोग बंगाल के बंगाली हैं, उनके कल्चर को खराब करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है, ये पहली बात।
दूसरी बात है, भारतीय जनता पार्टी बंगाल के लोगों को बांग्लादेशी भी कह चुकी है। ये भी बात बंगाल के लोगों को नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर तो मैंने सुना है सर। बंगाल के लोगों को कब कहा, ये जरा मुझे बताइए। ये बंगाल के लोगों को इन लोग खुद कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के तो जो घुसपैठिया आए हैं तो उनको क्या कहा जाएगा? बांग्लादेश से घुसपैठिया आएंगे उनको बांग्लादेशी ना कहा जाएगा? बंगाली मुसलमान बांग्लादेशी हैं। हाँ नहीं, घुसपैठिया तो बांग्लादेशी है ना, जो बांग्लादेश से आए हैं जिनके नाम कटे 58 लाख। मैं बता देना चाहता हूँ, जो घुसपैठिया, आपने एक भी घुसपैठिया तो निकाल के नहीं दिखाया, तो आप कैसे? वो खुद ही भाग गए ना सर, वो सारे भाग गए खुद ही। जैसे एसआईआर शुरू हुआ सारे भागने लगे, और यही तो ममता बनर्जी के फ्रस्ट्रेशन की वजह है, ये कहते हैं बीजेपी वाले। लोग बता रहे हैं कि भाग्य, मैं इलेक्शन कमीशन से ही पूछना चाहता हूँ, शुभेंदु अधिकारी जी से ही पूछना चाहता हूँ कि आपने एक भी घुसपैठिया को निकाल के दिखाया है? आप कैसे कह सकते हैं बंगाल के बंगाली मुसलमान को घुसपैठिया या फिर बंगाल के बंगाली को घुसपैठिया? क्योंकि ये हमारा कल्चर है, हम बंगाल से जुड़े हुए हैं, हम बंगाल में रहते हैं, बंगाल की संस्कृति को पसंद करते हैं, बंगाल की हर तो चीज मैं वही तो समझ रहा हूँ। मैं संदीप चौधरी जी की तरफ पढ़ूंगा। संदीप चौधरी जी, ये लोग बार बार इस पर, जब हमने उर्दू में मैनिफेस्टो देखा या तमाम चीजें, तो उस पर ये कह रहे हैं कि हमारी सांस्कृतिक पहचान है उर्दू। पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक पहचान उर्दू कब से हो गई? बीजेपी वाले सीधे तौर पर तुष्टीकरण बता रहे हैं। नहीं, पश्चिम बंगाल में जहाँ पश्चिम बंगाल में तौसीफ जी, मैं संदीप जी का 10 सेकंड का कमेंट लूं, मुझे ब्रेक लेना है। हाँ संदीप जी। देखिए आशीष जी, जो पश्चिम बंगाल में टीएमसी की पॉलिसी है, टीएमसी की पॉलिसी ये है कि जो उर्दू भाषी हैं उनको उनकी उर्दू भाषा से जोड़ा जाए, जो बंगाली भाषा के लोग हैं उनको बंगाली भाषा से जोड़ा जाए, जो हिंदी भाषी हैं उनको हिंदी भाषा से। इन्होंने 4 भाषाओं में अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, बंगाली में, उर्दू में, हिंदी में और इंग्लिश में। तो ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजी है, सोची समझी एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। तो ममता बनर्जी के बयानों पर ही आजकल चर्चा हो रही है, क्योंकि उनके बयान बेहद विचित्र निकलकर सामने आ रहे हैं। इससे पहले जो मालदा की घटना हुई उसमें भी ममता बनर्जी ने तमाम बातें की कि कानून व्यवस्था मेरे हाथ में नहीं है, होती तो मैं ऐसा कर देती, होती तो मैं वैसा कर देती। सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो उसमें इन्वॉल्वमेंट टीएमसी के नेताओं की दिखाई दी, एआईएमआईएम का नेता गिरफ्तार हुआ, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। और अब ममता बनर्जी ने जो सीधे मोदी की सत्ता को चुनौती दी है, हम उसकी बात करें। राधिका भट्टाचार्य जी, आपको नहीं लगता कि ये उकसाने की रणनीति है ममता बनर्जी की, और वो चाहती हैं कि आप लोग इसकी जाल में फंसे, ट्रैप में फंसे और कुछ ऐसी हरकत करें जिससे उनको फायदा हो पश्चिम बंगाल में? देखिए जी, इस ट्रैप में तो हम फंसते ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि माननीय ममता बनर्जी जी क्या करती है, सिर्फ डायलॉग बाजी करती है। 1 2 3 4 क्या टीएमसी आशबे आबार, अरे इसके जगह में आप रोजगार की बात करो, कभी नहीं करेगी। आपने कभी उन्हें देखा है कि किसी मंच पे वो रोजगार की बात करे, इंडस्ट्री की बात करे या इन्वेस्टमेंट की बात करे? अरे जो अपना राज्य खुद संभाल नहीं पाती है वो दिल्ली की बात करती है। और मैं बताती हूँ विशेष रूप से हम में अंतर क्यों है। बीजेपी अगर फोकस करता किस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हमें हाईवेज चाहिए, रेलवेज चाहिए, रोडवेज चाहिए, डिजिटल इंडिया चाहिए, हमें गरीबों के लिए कल्याण चाहिए, इसलिए हम आयुष्मान, उनको उज्ज्वला कहे या आयुष्मान कहे, और ये फ्री राशन की बात कहे, हमें ग्लोबल इमेज जो है देश की उसको स्ट्रॉन्ग करना है, बढ़ाना है और शक्तिशाली करना है। और टीएमसी का फोकस देखिए आप, टीएमसी का फोकस आप देखते रहे, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। ये फिराद हकीम भाई बिहारी मुसलमान है, हिंदू बंगाली माँ है उनकी, और बिहारी मुसलमान पिताजी है। वो बंगाली लीडर बने फिर रहे हैं, इसलिए वो उर्दू लाना चाह रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि हमारे बंगाली मुसलमान भाई बहन, हाँ ये बात का उन्हें ख्यालात नहीं है या मालूमात नहीं है। टीएमसी का फोकस क्या है? वो सिर्फ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, वो वोट बैंक पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, और करप्शन और सिंडिकेट राज करना चाहते हैं। एक तरफ आप विकास की बात, विकास की राजनीति, और दूसरी तरफ है वोट बैंक की राजनीति। तो हमें मेल कहां होगा? हम 2 अलग अलग युद्ध लड़ रहे हैं इस बार। और अलायंस, आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो सब अलायंस पॉलिटिक्स का जो सच है ना, 2024 और उसके बाद भी देखा गया है कि ऑपोजिशन यूनिटी सिर्फ एक फोटो तक सीमित है। अभी देख रहे हैं ना क्या कर रहे हैं कांग्रेस के हमारे मुर्शिदाबाद में मिस्टर चौधरी के साथ जी। दिल्ली में जाके कहेंगे मोदी जी को गिराएंगे, और यहाँ पे एक दूसरे के विरोध में है, और हर पार्टी पीएम बनना चाहता है। इसलिए कोई क्लियर इनमें लीडर नहीं है, और जनता क्या है, कंफ्यूज्ड नहीं है।
उन्हें ये बात पता है। मैं आपको बताती कि कौन स्टेबल सरकार उन्हें देगा, और ये गठबंधन नहीं, ये मजबूरी की पॉलिटिक्स है, ये शॉर्ट टर्म की पॉलिटिक्स है। और दूसरी बात, आखिर में ये कहना चाहूंगी कि लोकतंत्र में इस तरीके का धमकी का पॉलिटिक्स नहीं चलता आपको है। नहीं आने राधिका जी, ये मैसेज देने की कोशिश तो नहीं है ना उनकी कि मोदी का विकल्प ममता है, भविष्य में उस तरह भी देश देखे? अरे कुछ नहीं जी, एक स्टेट, एक पार्टी जो एक राज्य में सीमित है। हम भारतीय जनता पार्टी विश्व के सबसे बड़े, वो यही तो कह रहे हैं कि इस बार 26 जीतने के बाद में वो रिकॉर्ड बना देंगी। वो 3 बार पहले जीत चुके हैं, चौथी बार अगर जीती तो वो देश के सामने विकल्प के तौर पर आएंगी, और वो यही तो कह रही कि अरे आप फिर देखिए ना, 15 साल में तो ये 50 साल पीछे चला गया बंगाल। अगर खुदा ना खास्ता जैसे कहते हैं, वो तो इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि वो आप लोगों ने सहयोग नहीं किया, आप लोगों ने फंड्स नहीं दिए, परेशान किया, इसीलिए तो वो विकास का काम करा नहीं पाई। अरे क्या बोल रहे हैं, ये तो मैं तो कहती हूँ बंगाल एक मजाक है। पहले युवाओं को बेरोजगार रखो, फिर उनको बोलो अलाउंस देते हैं तुम्हारे पॉकेट खर्चे के लिए। ये कभी आपने सुना है? ठीक है। अरे एक बार इंडस्ट्री लाती, एक बार आईटी सेंटर्स लाती, एक बार वो मेडिकल सेंटर्स, कॉलेजेस सब कुछ करती, कॉर्पोरेट ऑफिसर्स को बुलाती, कहती है मैं बंगाल में ऐसा वातावरण दे रही हूं कि जो गुजरात को पीछे नहीं, आपकी बात अपनी जगह सही है, क्योंकि ये पूरा चुनाव जो है वो मुद्दों पे नहीं लड़ा जा रहा है, वो रिपोर्ट कार्ड दिखाकर नहीं लड़ा जा रहा है कि हमने ये किया और इसके बलबूते हम वोट मांग रहे हैं। यहाँ पर वही तमाम बातें घुमा फिरा के चलती आ रही हैं और उलझुल बयान दिए जा रहे हैं। तौसीफ हमारे साथ है। तौसीफ, ये बताइए, क्या वाकई में आप लोगों के पास कोई ऐसा गणित है जिससे आप 2026 में आफ्टर दिस इलेक्शन मोदी को सत्ता से बेदखल कर सकते हैं? इस प्रकार की कोई चीज है? अगर नहीं है तो प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन, भैया देशवासियों को, प्रदेशवासियों को गुमराह मत करिए, कुछ भी मत बोलिए। देखिए, 2011 के बाद से ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों को संभाला है और बंगाल के लोगों को सुरक्षा दिया है। 34 साल की वामफ्रंट की जो सरकार थी, वामफ्रंट की सरकार को ममता बनर्जी ने धूल चटाया है और 34 साल की सरकार को उखाड़ के फेंक कर ममता बनर्जी 2011 में जब सरकार में आई, जब सत्ता में आई, तब आपने और पूरी बंगाल की जनता ने पूरा डेवलपमेंट को बहुत अच्छे तरीके से देखा है। बहुत अच्छे तरीके से बंगाल को ममता बनर्जी ने चलाया है तमाम चीजों में, चाहे वो नहीं, मैं समझ गया सर। आप बंगाल से थोड़ा बाहर निकलिए। आज हम बंगाल पे बात कम करेंगे, आज हम केंद्र की सत्ता की बात कर रहे हैं। वो चुनौती दे रहे कि हम केंद्र से उखाड़ फेंकेंगे, मौजूदा कुर्सी बचाने की चुनौती है। वो चुनौती को इतनी गंभीरता से लेने के बाद अब वो मोदी को चुनौती दे रही है। उसका कोई गणित है तो बताइए, गुमराह मत करिए, बस मैं इतना कह रहा हूँ। जी, मैं राधिका जी से पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश में प्रधानमंत्री ने कहा था, उनका एक ही सोच था कि विकास की राजनीति। उन्होंने कहा था बेरोजगारी खत्म करेंगे, साल में 2 करोड़ रोजगार देने की वादा किया था उन्होंने, और 15 लाख का भी वादा किया था। तो आप ये भी बताइए कि इस मुद्दे पे आज तक आप लोगों ने क्यों नहीं बात किया? संदीप जी, तो आपने सिलेंडर के ऊपर में आपकी ही पार्टी की केंद्रीय मंत्री श्रीमती रानी हावड़ा ब्रिज पर चिल्लाती थी। आज सिलेंडर की महंगाई पे मैं समझ गया सर। तौसीफ जी, आप वही जो मैं पूछ रहा हूं आप उसको जवाब न देकर आप दूसरी बातें कर रहे हैं। लेकिन संदीप जी, ये क्या मैसेज देने की ममता बनर्जी की कोशिश, क्योंकि यहाँ पर क्या नाम, कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, तो क्या ये मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस को भी है या अपने विपक्षी सहयोगियों को भी है कि विपक्ष का असली चेहरा मैं हूं, अगर मैं इस बार चुनाव जीती तो मैं विपक्ष के चेहरे के तौर पर जाना चाहूंगी केंद्र में? आशीष जी, मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी विपक्ष का एक चेहरा हो सकती हैं। ये बात जरूर है कि भाई वो बंगाल में चौथी बार सरकार बना सकती हैं और जबरदस्त टक्कर है बीजेपी की और ममता बनर्जी की। अगर वो जीतती हैं तो वो जरूर अलायंस में इस तरीके का एक चेहरा निकल करके आ सकती हैं कि भाई मेरे नाम पर इकट्ठे हो जाओ या कुछ लोगों का उनको समर्थन हासिल हो जाए। लेकिन चूंकि टीएमसी केवल बंगाल की पार्टी है, बंगाल का क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, और कांग्रेस पूरे देश की पार्टी है, बड़ा राजनीतिक दल है, सबसे पुरानी पार्टी है, अलग अलग स्टेट्स में चुनाव लड़ती है, 100 से ज्यादा उनके सांसद हैं अभी भी।
तो ये तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल जो टक्कर है, जो चुनाव है, वो बंगाल का माहौल गर्म है। तो बंगाल में देखना है कि बीजेपी से जो मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी है वो उनको चित करते हैं या एक बार फिर से, क्योंकि मोदी जी के समय में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री है 2 चुनाव बंगाल में हो चुके हैं और दोनों पर ममता बनर्जी जीत करके आई है। ठीक है, ओके। अब मेरे पास समय इतना ही था। आप सभी जुड़े, बहुत आभार। राधिका जी थैंक यू सो मच। तौसीफ आपका भी बहुत आभार और संदीप जी आपका भी बहुत आभार। देखिए ये बहुत क्लियर है, ये लोगों को समझना भी होगा कि लोकतंत्र में सरकारें ममता बनर्जी के द्वारा दिए गए बयान से गिरती और बनती नहीं है। वो जनादेश का मामला होता है, लेकिन जनादेश तो अभी पश्चिम बंगाल की जनता देने जा रही है। 2 चरणों में वोटिंग होगी, 23 और 29 4 को नतीजे आएंगे। बहुत सारी चीजें वहीं स्पष्ट हो जाएंगी इस बयानों के इतर। इस चर्चा में इतना ही। आज्ञा दीजिए मुझे। जय हिंद।